हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तानी फ़ौज ने दुरुस्त जवाब दिया, बरवक्त जवाब दिया। आप इस रिस्पॉन्स को किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। जी देखें, ये आई थिंक ये जो रिस्पांस था ये एक तो टाइमली था, मैयट था, प्रेसिशन गाइडेड था और जो था उन टेररिस्ट के ऊपर था ये अटैक जो कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। इसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, इसमें किसी और चीज़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी इसलिए भी हो गया था जब ईरान की तरफ से एक एग्रेशन हुई इन टर्म्स ऑफ मिसाइल फायर जी। तो पाकिस्तान को ज़ाहिर रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सोवरेनिटी का अपना भी और दूसरों का भी ख्याल करता है। पाकिस्तान ने ओवर अ डिकेड ये ईरान के साथ इशू चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने कई दफ़ा ईरान को डोजियर्स भी दिए, वो डिटेल्स भी दी कि जहाँ से ये सारी एक्टिविटी होती है और जो बलोच इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डेफिनेटली कभी वहाँ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया और जो इट वाज अ सरप्राइज जो ईरान ने ये किया। लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान ने किया इट वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर एनीबॉडी, क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि वो अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या जो सोवरेनिटी है उस पर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। तो आई थिंक ये बहुत टाइमली था, बहुत मैयट था और बहुत जरूरी था। अभी सब लेकिन ऐसे पे तेहरान की तरफ से खामोशी, इस चीज के हवाले से बात ना करना और चुप साधे रहना, आपको क्या लगता है ये दुश्मन की कोई दूसरी चाल भी हो सकती है, या फिर ईरान वाकई पाकिस्तान के से मिलने वाले जवाब के बाद इस वक्त खामोशी से बैठ गया है और ये कोशिश करता हुआ अब नजर आएगा कि शायद वो मामला को बेहतरी की तरफ लेके जाए बजाय इसके कि वो उसे मजीद बिगाड़े खित्ते में? जी विद ड्यू अपॉलजी, एक तो ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, ईरान इज अ ब्रदरली कंट्री और नेबर है। टोटली अग्री, लेकिन जिस तरीके से कल की हरकत हुई उसके बाद ब्रदर इन कंट्री की तरफ से इस किस्म का रिस्पांस वो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क था। जी क्वेश्चन मार्क था और उस क्वेश्चन मार्क का जवाब हमने दे दिया। लेकिन बात यह है कि देखने की बात है कि ऐसा वहां से क्यों किया गया। देखिए आप उनकी मिलिट्री स्ट्रक्चर को अगर आप समझें तो उनकी रेगुलर आर्मी है और उसके साथ उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। अब जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो एक्चुअली स्टेट के भी कंट्रोल में नहीं है, वो उनकी जो थियोक्रेटिक जो उनका सेटअप है वो उसके अंदर आती है। उसके बहुत सारे टास्क हैं, उसमें उनकी आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, उसकी अपनी एयरफोर्स है, अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, अपनी एरोस्पेस फोर्स है, कुछ सेगमेंट है और एक और सेगमेंट भी है जो वहाँ पे सोशल पुलिसिंग करता है। तो उसको इंटरनेशनली यूएसए ने, सऊदी अरब ने इस फोर्स को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रेवोल्यूशनरी आर्मी को, इसको इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया हुआ है। इस कॉन्टेस्ट में आप देखें और ये बहुत पावरफुल होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि वहाँ पे कंटेस्टेशन भी चल रही है, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन बिटवीन द लिबरल्स, बिटवीन दी जो वहाँ की यंग जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो वहाँ की थियोक्रेटिक जो सेटअप है, इसके दरमियान में एक फ्रिक्शन है। तो आई थिंक ये जो मैनिफेस्टेशन थी, ये जो मिसाइल्स फायर किए गए, ये वो अब क्योंकि वो एक एक्वायर्ड पावर आ गई है उसके पास, एक मिलिट्री माइट क्रिएट हो गया वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो शायद वो उन्होंने कुछ मिसकैलकुलेशंस की और सीरिया ने और इराक ने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट सीरिया और इराक। इस कॉन्टेक्स्ट में अब देखने की बात यह है कि जो सेन एलिमेंट्स हैं, जो रैशनल एलिमेंट्स हैं ईरान में, वो यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो गया यहाँ से अब हमें सैनिटी के साथ और रैशनैलिटी के साथ आगे चलना चाहिए, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए। कहना साहब, ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा है हमने देखा कि भारत ने शुरू किया था, उस टाइम भी बड़ा एक जबरदस्त जवाब दिया गया, मैयट जवाब दिया गया और बरवक्त जवाब दिया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। हालिया हमले से पहले भी फिर हम देख रहे हैं जब भी पाकिस्तान में इस तरह से कोई भी वाकया होता है, कोई दहशतगर्दी का वाकया भी होता है, ताने बाने हमेशा हिंदुस्तान से मिले हैं, रॉ से मिले हैं, RSS से मिले हैं। अभी भी आप क्या देख रहे हैं, इस हमले से पहले भी तेहरान में जो भारतीय वजीर खारजा थे जयशंकर, वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कड़ियां कहीं ना कहीं से मिलेंगी? और क्योंकि पहले भी हम देखते रहे हैं, कुलभूषण की भी अगर बात कर लें, वो भी ईरानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान में पहुंचा था। बिल्कुल, जैसे आप और आपकी एंकर भी अभी आप पहले बात कर रहे थे और बिल्कुल ठीक आप कह रहे थे कि जी ये इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व नजर आता है। देखिए इंडिया जो अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है वो डेफिनेटली अपनी जो एपिक है जिसमें महाभारत है, रामायण है और वो भारत
5000 साल पहले जो किंग भारत और 12 किंग्स की जो कहानी है उसको सामने रख के बनाते हैं, और इसके अलावा जो चाणक्य की फिलॉसफी है उसको फॉलो करता है। तो चाणक्य की फिलॉसफी यही कहती है कि आपका जो दुश्मन मुल्क है उसके जो हमसाए हैं उनको उस मुल्क का दुश्मन बना दें किसी भी तरीके से। तो वो उसकी कोशिश कर रहा है, बड़े अरसे से कर रहा है। चाबार पोर्ट के अंदर हमने देखा कि वो सारा अब कंट्रोल उसने काउंटर करने के लिए गवादर को वहां पे ले लिया, उसको मैनेज कर रहा है, उसको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ लिंक कर रहा है। बहुत अरसे से ईरान के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन ताल्लुकात में वो सिक्योरिटी नेचर के ताल्लुकात हैं, जिसमें वो ईरान को इन अ वे डिक्टेट करने की कोशिश करता है कि उसकी रीजनल पॉलिसी क्या होनी चाहिए और उसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो वो एक नेटवर्क जो है वो वहां से डेफिनेटली उनके ताने बाने मिलते हैं। और वो अब जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये ऐसा क्यों है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की जो फॉरेन ऑफिस है, वो पाकिस्तान के साथ मतलब जैसे एक नॉर्मल कंट्री बात करती है, जैसे एक फ्रेंडली कंट्री बात करती है, वो रिलेशंस हैं। लेकिन फिर ये वाली चीजें जो है ये कौन जो है वो उसको कर रहा है। तो आई थिंक वो जो हम बात कर रहे थे पहले, रेवोल्यूशनरी फोर्स का जो वो सेगमेंट है, जो कुछ फोर्स का सेगमेंट है, जो कि उनकी इंटेलिजेंस फॉरेन नॉन स्टेट एक्टर्स जितने हैं पूरी दुनिया में इसको खुद मॉनिटर करते हैं, तो वो खुद और उनकी अपनी पॉलिसी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें इटसेल्फ ईरान के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो लेयर्स में हैं और वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेन शो किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कर्नल साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र हमारे लिए ये भी है कि डिफिकल्ट सिचुएशन बॉर्डर के उस तरफ ही नहीं, विद इन द पाकिस्तान भी है। महारंग बलोच जो कि एक धरने की क़यादत करते हुए हमें नजर आ रही हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, कल जो उन्होंने स्टेटमेंट पास की, उन्होंने कहा कि ईरान में जो लोग मरे हैं उनके लवाहिकीन यहाँ धरने में मौजूद हैं। मतलब ये कि उनके मुंह से सच निकल चुका है कि जिनको वो मिसिंग कह रही हैं वो ईरान में दहशतगर्द कैंप चला रहे हैं। इससे पता ये भी चल जाता है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो ड्रामा रचाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें, ये कंप्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसमें इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानी अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वहां पे जब नेटो फोर्सेस थी, अमेरिकन थे, तो वहां पे जो लोगों के साथ ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट के काम थे और अफगान आर्मी की ट्रेनिंग थी वो सब उनके पास थी। इसी तरह ईरान, अफगानिस्तान और ये बलोच एलिमेंट जो हैं सब जानते हैं। अब जो पिछले दिनों बहुत सारे बलोच जो टेररिस्ट थे जिन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने टीवी पे आके, मीडिया के सामने आके ये स्टेटमेंट दी कि उनको पैसे कहाँ से आते थे, वेपन कहाँ से मिलता था, उनका सोर्स क्या था। और गुरबचन यादव भी अपनी डोजियर में ये कह चुका है, उसकी स्टेटमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे लोग। तो ये इट इज एविडेंट कि एक्चुअली कौन इसको प्ले कर रहा है और कौन पाकिस्तान को उसके नेबर्स के साथ ताल्लुकात खराब करवाना चाहता है और किस तरीके से ये किया जा रहा है। लेकिन ये एक्चुअली हमें लेकिन ये चीजें बहुत इनका जो रिस्पॉन्स है वो इसलिए भी मैयड होता है और इसके ऊपर बात भी इसलिए मैयड करनी चाहिए कि हमने इस ट्रैप के अंदर आई थिंक एज ए नेशन आने की जरूरत नहीं है। अब मैं देख रहा था कि बहुत सारे अब टीवी पे बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करने वाले आ गए हैं जो कह रहे हैं अगले हफ्ते में सामान जमा कर लें, घर में खाने का, कल वॉर होने वाली है कुछ। आई थिंक ये देखिए कि हमें तो गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, हमें प्लान करने का हुक्म है, प्रिडिक्ट करने का हुक्म नहीं है। तो इसलिए हमें एक अच्छी आई थिंक एक पॉजिटिव नोट के साथ दोबारा लेकिन कर्नल साहब इस पूरे सिनेरियो में आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है? अगर हम इसराइल की बात करें, गजा की बात करें, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो फिर साथ साथ यमन पर हमले कर रहे हैं। ऐसे हालात में ईरान ने 3 हमसाया ममालिक पर हमले, उन्होंने भी अटैक कर दिया, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कोशिश क्यों की गई। देखिए, वो एक्चुअली जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत एक इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड फेज में है। देखें, जो मिडिल ईस्ट है वो डेफिनेटली अगर खुदा ना खास्ता ये चीज एस्केलेट होती है तो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट और जो गल्फ रीजन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मैं कल भी किसी चैनल पे हम बात कर रहे थे तो मैंने वहां पे कहा कि मुझे लगता ये है कि ये खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे यूरोप पूरे का पूरा वन कंट्री आफ्टर द अदर वो जो डोमिनो थ्योरी है उसके तहत इन्वॉल्व हो गया था, तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको आई थिंक कंट्रोल करने की और डिफरेंट प्लेयर्स को, और इसमें सबसे जो इफेक्टिव प्लेयर है इस वक्त जो अपना रोल अदा कर सकता है
वो चाइनीज गवर्नमेंट है, और चाइनीज गवर्नमेंट इसमें कर रही है क्योंकि ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो ईरान, पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रायंगल है वो बहुत इफेक्टिव है। वो ऑलरेडी ट्रेड भी है इसमें, और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो ईरान को सपोर्ट करती है। ईरान की बहुत सारी जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कॉमर्स है और मिलिट्री रिलेशंस हैं, वो चाइना के साथ भी हैं। तो चाइना इज ऑलरेडी प्लेइंग इट्स रोल, और चाइना की ये कोशिश है कि ये रीजन जो है ये डिस्टेबलाइज ना हो, क्योंकि अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया तो जाहिर है ये चाइनीज बैकयार्ड भी है। तो इसलिए आई थिंक ये जरूरी है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जाए और वो फौरन की, और वो जारी रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।